बिहार में दस्तक देने के बाद भी ठंड का प्रभाव नहीं दिख रहा है। पूर्वी हवा के प्रभाव से कम होता ठंड का प्रभाव अब 23 नवंबर से प्रभावी होगा। शिवपुरी में उस समय हंगामा हो गया जब रविवार को मीना कुशवाहा अपनी बेटी कृष्णा और क्रांति के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। दिल्ली की एयर क्वालिटी में रविवार को कुछ सुधार आया है। शनिवार को AQI 437 था, जबकि रविवार को 24 घंटे का औसतन AQI 330 रहा। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का असर कम होने के साथ ही आज से प्रदेश भर के स्कूल और कॉलेजों को 100% क्षमता के साथ खोल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की याद में रांची में संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने ऐलान किया कि आज से हर वर्ष 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मोदी ने कहा कि मैं देश के इस निर्णय को भगवान बिरसा मुंडा और हमारे कोटि कोटि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीरांगनाओं को समर्पित करता हूं। मैं अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जनजातीय भाई बहनों और उनके बच्चों के साथ बिताया है। मैं उनकी जरूरतों और जिंदगी का साक्षी रहा हूं, इसलिए आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी भावना प्रकटीकरण का एक तरह से भावुक कर देने वाला दिन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग मंत्रालय का गठन किया था। मैं अटल जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान, भारत की आजादी के लिए लड़ते हुए अपनी आखिरी दिन रांची की इसी जेल में बिताए थे। मुझे खुशी है कि आज आदिवासी संस्कृति से समृद्ध झारखंड में पहला आदिवासी म्यूजियम अस्तित्व में आया है। मैं इस संग्रहालय के लिए पूरे देश के जनजातीय समाज को बधाई देता हूं। ये संग्रहालय आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जीवन प्रतिष्ठान बनेगा। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि साथियों, इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे ही 9 और म्यूजियम पर तेजी से काम हो रहा है। इन म्यूजियम से न केवल देश की नई पीढ़ी आदिवासी इतिहास के गौरव से परिचित होगी, बल्कि इससे पर्यटन में भी बढ़ोतरी होगी। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा ने हमारे अनेकानेक आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। बिहार में दस्तक देने के बाद भी ठंड का प्रभाव नहीं दिख रहा है। पूर्वी हवा के प्रभाव से कम होता ठंड का प्रभाव अब 23 नवंबर से प्रभावी होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 23 नवंबर से ठंड की वापसी हो सकती है। इसी बीच पूर्वी हवा के प्रभाव के कारण रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। ठंड में थोड़ी देर हो रही है, लेकिन इस बार साल 2021 के मानसून का असर ठंड पर साफ दिखेगा। ठंड काफी समय तक बिहार में अपना प्रभाव बनाए रहेगी। 1925 नवंबर के बीच बारिश का पूर्वानुमान है और उसके बाद ठंड का असर बढ़ जाएगा। मौसम विभाग केंद्र के मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार का कहना है कि इस बार ठंड का प्रभाव अधिक समय तक रहेगा। इसका सीधा कनेक्शन मानसून से है। प्री और पोस्ट मानसून दोनों में औसत से अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून का असर ठंड पर दिखाई देगा। ठंड का प्रभाव अधिक होने के साथ ही लंबे समय के लिए होगी। मौसम वैज्ञानिक मानते हैं तो इस बार भी ठंड जनवरी और फरवरी में अपना प्रभाव दिखाते हुए मार्च तक जा सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार ठंड अधिक पड़ेगी और ठंड का स्केल भी काफी लंबा होगा। मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बना था जो तमिलनाडु कोस्ट से टकराया है। इसके प्रभाव से एक ट्रफ लाइन तमिलनाडु से लेकर पश्चिमी बंगाल तक बन गई है। इस कारण से बिहार में पूर्वी हवा का प्रभाव बढ़ गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मॉडल को देखते हुए तो अगले 10 दिनों तक न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। नवंबर के चौथे सप्ताह से न्यूनतम तापमान में कमी आने लगेगी। इसके बाद ठंड देखने को मिल सकती है। शिवपुरी में उस समय हंगामा हो गया जब रविवार को मीना कुशवाहा अपनी बेटी कृष्णा और क्रांति के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। 50 मीटर ऊपर पानी की टंकी पर चढ़ी मीना का आरोप था कि पटवारी दीपक धाकड़ ने उसके पिता लक्ष्मण की नशे की लत का फायदा उठाया है। करीब 5 घंटे तक चले ड्रामे के बाद पुलिस प्रशासन ने टीम ने तीनों को नीचे उतारा। उनका कहना था कि पटवारी ने धोखे से पोहरी बस स्टैंड के पास दुर्गादास चौराहे पर स्थित मकान, दुकान व जमीन की रजिस्ट्री अपनी मां भगवती धाकड़ व रिश्तेदार रंजीत धाकड़ के नाम करवा ली है। अब वह रजिस्ट्री वापस करने के बाद ही बदले में 50 लाख रुपए मांग रहा है। मां बेटियों की मांग थी कि प्रशासन धोखा देकर नशे की हालत में कराई गई रजिस्ट्रियों को कैंसिल करे। महिला अपने दोनों बेटियों के साथ ओवरहेड टैंक से तब तक उतरी
नहीं उतरी जब तक मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पटवारी को निलंबित करने सहित रजिस्ट्री कैंसिल करने की घोषणा नहीं कर दी। पीड़िताओं के अनुसार उनके पिता लक्ष्मण ने बिट्टू रावत को नौकरी स्थित 2 बीघा जमीन मनोज कुशवाहा के मार्फत में बेची थी, जिसमें दीपक ढाकर साइलेंट पार्टनर था। उस जमीन पर बिट्टू रावत ने प्लाट काटे थे, जिसकी रजिस्ट्री व डायरेक्टर लक्ष्मण कुशवाहा से करवाते थे। यही कारण था कि वह लोग लक्ष्मण को बार बार रजिस्ट्री करवाने बुलाते थे। दिल्ली की एयर क्वालिटी में रविवार को कुछ सुधार आया है। शनिवार को AQI 437 था, जबकि रविवार को 24 घंटे का औसत AQI 330 रहा। हवा की गुणवत्ता में यह सुधार हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की गतिविधियों में गिरावट आने के बाद हुआ है। शुक्रवार को AQI 471 था और जो इस मौसम में अब तक का सबसे खराब था। एयर क्वालिटी ट्रैक करने वाली वेबसाइट सफर के मुताबिक 16 नवंबर की रात से प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि वे आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को कम करने के लिए लॉकडाउन का प्रपोजल पेश करने वाले हैं। नई दिल्ली के पास के शहर गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 331, गुरुग्राम में 287, नोएडा में 321, फरीदाबाद में 298 और ग्रेटर नोएडा में 310 है। रविवार को दिल्ली में PM 2.5 पॉल्यूशन में पराली जलाने जाने की हिस्सेदारी 12% थी। शनिवार को इसकी हिस्सेदारी 31% रही। 4 नवंबर से 13 नवंबर के बीच दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में पराली जलने से होने वाला प्रदूषण की हिस्सेदारी 25 से 28% थी। अगले 2 दिनों में अगर पराली जलाने की गतिविधियों में इजाफा नहीं होता है तो दिल्ली की एयर क्वालिटी और बेहतर हो पाएगी। 16 नवंबर की रात से एयर क्वालिटी खराब होने की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा का बहाव रुक सकता है। 17 नवंबर को हवा गुणवत्ता के बहुत खराब कैटेगरी में होने की आशंका है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का असर कम होने के साथ ही आज से प्रदेश भर के स्कूल और कॉलेजों को 100% क्षमता के साथ खोल दिया गया। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के तहत टेम्परेचर चेक कर स्टूडेंट्स को स्कूल में प्रवेश दिया गया। वहीं लंबे समय बाद फिर से प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल में भी स्टूडेंट्स की रौनक देखने को मिली। हालांकि सरकारी आदेश के बावजूद भी 100% स्टूडेंट स्कूल नहीं पहुंचे। जयपुर के संस्कार स्कूल की प्रिंसिपल नीलम भारद्वाज ने बताया कि लंबे समय बाद 100% क्षमता के साथ स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे में आज पहले दिन 70 से 80% स्टूडेंट्स ही स्कूल पहुंचे हैं, जिन्हें कोरोना प्रोटोकॉल के तहत न सिर्फ स्कूल में प्रवेश दिया गया बल्कि उन्हें कोरोना से बचने के उपाय भी बताए गए। वहीं मीनावाला सरकारी स्कूल में सिर्फ 60% स्टूडेंट्स स्कूल पहुंचे। टीचर्स ने कहा कि पहले दिन की वजह से आज स्टूडेंट्स की संख्या कम है। पेरेंट्स के मन में कोरोना का डर खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अभी नहीं लगता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, लेकिन अगले कुछ दिनों में यह संख्या 100% तक पहुंच जाएगी, ये उम्मीद की जा रही है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की समाजवादी विजय रथ यात्रा को गाजीपुर प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का हवाला देकर यात्रा निकालने का आदेश नहीं दिया। इस यात्रा में अखिलेश यादव के साथ सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को भी शामिल होना था। दोनों नेता 16 नवंबर को रथ यात्रा निकालकर आजमगढ़ जाने वाले थे। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुल्तानपुर के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर जनसभा को संबोधित करना था। पीएम का यह कार्यक्रम करीब 3.5 घंटे का है और उसी समय अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा गाजीपुर से निकलकर जनसंपर्क करते हुए आजमगढ़ तक जानी थी। इस संबंध में डीएम से अनुमति मांगी गई थी और डीएम ने पीएम के कार्यक्रम और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक यातायात संचालन की अनुमति न होने की वजह से रथ यात्रा को इजाजत देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि जुलाई 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने कहा था कि भाजपा अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर से डर गई है, लिहाजा प्रशासन की मदद से हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जनता सब जानती है, जनता ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है। बैतूल के कांग्रेस विधायक निलय डागा ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को पार्टी से निष्कासित किए जाने की मांग की है। उन्होंने कंगना रनौत को भी मानसिक रूप से विकलांग बताते हुए पागल खाने भेजने और देशद्रोह का मामला दर्ज करने की भी मांग की है। डागा ने कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में कथित तौर पर हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन बोको हरम से की गई थी। आगे उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठन जिस तरीके से लोगों को करता है उसी हिसाब से इस किताब में दर्शाया गया है। कांग्रेस विधायक निलय डागा ने कहा कि सलमान खुर्शीद ने जो लिखा है वे इसे गलत मानते हैं, वे इसका पुरजोर विरोध करेंगे। डागा ने कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता, हिंदू धर्म में आतंक का सिखाया नहीं जाता। कांग्रेस विधायक ने कंगना रनौत के बयान की भी निंदा की है। विधायक ने कहा कि उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज कराना चाहिए। कंगना ने जो बयान दिया है उससे लगता है कि वे मानसिक रूप से विकलांग हैं, उन्हें पागल खाने भेज देना चाहिए, उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज करना चाहिए और पद्मश्री अवार्ड वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम वाले अपने बयान पर विवाद खड़ा करने वालों को फिर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लंबी पोस्ट शेयर कर बताया है कि वह अपनी बात पर कायम क्यों है। उन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेजों को उनके अनगिनत अपराधों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। कंगना ने कांग्रेस से सवाल किया है कि दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश पीएम रहे विंस्टन चर्चिल पर कभी भारत में मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया। कंगना ने बीबीसी द्वारा पब्लिश एक ओपिनियन पीस का स्क्रीनशॉट शेयर कर लिखा, यह बीबीसी द्वारा 2015 में प्रकाशित एक लेख है जिसमें तर्क दिया गया है कि ब्रिटेन भारत के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं करता है। व्हाइट कॉलोनिस्ट या उनके हमदर्द इस दिन और इस उम्र में ऐसी बकवास से क्यों और किस तरह से दूर हो सकते हैं। कंगना ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार भारत छोड़ दिया। विंस्टन चर्चिल को युद्ध के हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। यह वही व्यक्ति था जो बंगाल में भुखमरी और अकाल के लिए जिम्मेदार था। क्या उनके अपराधों के लिए आजाद भारत की अदालतों में उनके खिलाफ केस चलाया गया या नहीं। हैदराबाद से जगदलपुर के लिए आने वाली एलायंस एयर की फ्लाइट रविवार को तकनीकी खराबी की वजह से रद्द हो गई। इस फ्लाइट से बस्तर सांसद दीपक बैज समेत 50 से 60 यात्री जगदलपुर आने वाले थे। खबर सुनते ही सांसद समेत पूरे यात्री एयरपोर्ट में ही धरने पर बैठ गए। इनका आरोप है कि एलायंस एयर दूसरी फ्लाइट का इंतजाम नहीं कर रहा है। हालांकि बाद में एयरलाइंस ने सभी के रुकने का इंतजाम किया और सुबह दूसरी फ्लाइट से भेजने की बात कही। बस्तर सांसद दीपक बैज ने बताया कि जब उन्हें फ्लाइट के रद्द होने की सूचना मिली तो उन्होंने यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दूसरी फ्लाइट का बंदोबस्त करने को कहा। कंपनी के द्वारा किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं हुई। इससे गुस्साए सभी लोग एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। इन यात्रियों में कुछ मरीज भी थे। इधर एयरपोर्ट के ही बवाल होता देख
कंपनी ने कर्मचारियों से सभी से बातचीत कर व्यवस्था करने को कहा। बताया जा रहा है कि धरने पर बैठने के बाद यात्रियों ने जो है इस एयरलाइंस के आने की बात फिर से कही है, जिसके बाद एयरलाइंस प्रशासन ने दूसरी फ्लाइट को भेजा। बिहार पंचायत चुनाव में 7वें चरण की सीटों पर मतदान जारी है। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच आज 37 जिलों के 63 प्रखंडों के 903 पंचायतों में वोटिंग हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 7वें चरण के 3,389 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। इस बार 1,08,061 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में कुल 72,85,589 मतदान कर रहे हैं। इसमें 34,50,436 महिला मतदाता जबकि 38,34,881 पुरुष मतदाता हैं। 8,232 भवनों में कुल 12,822 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 7वें चरण में कुल पदों की संख्या 27,730 है। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य पद की संख्या 12,272 है। ग्राम पंचायत मुखिया के 904 पद है। पंचायत समिति सदस्य के 1,245, जिला परिषद ग्राम कचहरी सरपंच के 904 पद और ग्राम कचहरी पंच के 12,272 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 7वें चरण की सीटों पर 3,389 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य के 134, पंचायत समिति सदस्य के 5, ग्राम कचहरी सरपंच के 1 और ग्राम कचहरी पंच के 3,249 पद शामिल हैं। इसके साथ कुल 217 पद ऐसे हैं जहां किसी ने नामांकन नहीं किया है, लिहाजा ये पद रिक्त रह गए। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य के 10 पद हैं और ग्राम कचहरी पंच के 207 पद हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक होगी। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके बताया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए वे संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को पूरी तरह तैयार है। साथ में सरकार ने यह भी कहा है कि ऐसे कदमों से सिर्फ कुछ समय का असर पड़ेगा। केजरीवाल सरकार ने बताया कि दिल्ली के साथ एनसीआर क्षेत्र में भी लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, तभी ऐसे कदमों का असर पड़ेगा। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि प्रदूषण में केवल 10% योगदान देता है। दिल्ली की एयर क्वालिटी में रविवार को कुछ सुधार आया है। शनिवार को AQI 437 था, जबकि रविवार को 24 घंटे का औसत AQI 330 रहा। एयर क्वालिटी ट्रैक करने वाली वेबसाइट के अनुसार हवा की गुणवत्ता में यह सुधार हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की गतिविधियों में गिरावट आने के बाद हुआ है। शुक्रवार को AQI 471 था, जो इस मौसम में अब तक का सबसे खराब था। सफर ने यह भी बताया कि 16 नवंबर की रात से प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि वे आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर कम करने के लिए लॉकडाउन का प्रपोजल पेश करने वाले हैं। नई दिल्ली के पास के शहर गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 331, गुरुग्राम में 287, नोएडा में 321, फरीदाबाद में 298 और ग्रेटर नोएडा में 310 है। रूस ने सतह से हवा में मार करने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम भारत को सप्लाई करना शुरू कर दिया है। रूस और भारत ने अक्टूबर 2018 में S-400 की सप्लाई को लेकर एक डील की थी। यह मिसाइल सिस्टम 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है, जो दुश्मन के जंगी जहाज, ड्रोन विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किमी की दूरी पर मार कर सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्हें पहले पश्चिमी सीमा के करीब तैनात किया जाएगा, जहां से पाकिस्तान और चीन के साथ पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं के खतरों से निपटा जा सके। फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर दिमित्री
शुगेव ने बताया कि भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई समय पर दी जा रही है। रूसी सरकार का मुख्य डिफेंस एक्सपर्ट का गठन S-400 चीन और तुर्की में इस्तेमाल की जा रही है। यह मिसाइल सिस्टम एक साथ 36 टारगेट पर निशाना लगा सकता है। इन्हें ट्रकों पर जगह जगह तैनात किया जा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। अमेरिका के पास भी इनके मुकाबले वाली कोई मिसाइल नहीं है। ये रूस की बनाई S-200 मिसाइल और S-300 मिसाइल का चौथा और ज्यादा मारक वाला वर्जन है। भोपाल में शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव सम्मेलन के लिए आदिवासियों का पहुंचना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आदिवासियों को अलग अलग जगहों से भोपाल ले जाया गया है। ज्यादातर को वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगी है। गुना से 3000 आदिवासी भोपाल आए हैं। इनमें गुना और बमोरी जनपद से 1500 आदिवासी भोपाल रैली में शामिल हो रहे हैं। शिवपुरी जिले के भी कुछ आदिवासी गुना की बसों में बैठकर ही यहां से रवाना हुए। बमोरी जनपद से रवाना हुए 70% आदिवासियों ने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई। उनका कहना था कि वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग उनके पास नहीं पहुंचा है। वहीं होशंगाबाद से भोपाल रवाना हुए ज्यादातर आदिवासियों को भी वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लग सकी है। गुना के सीईओ राकेश शर्मा ने बताया कि गुना और बमोरी जनपद से लगभग 1400 नागरिक भोपाल रैली में शामिल हो रहे हैं। उनके लिए सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात का खाना तैयार किया गया है। लगभग 3000 खाने के पैकेट भी तैयार किए गए हैं। जिन लोगों ने कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच 12 हफ्तों का अंतर रखा था, उनमें बेहतर इम्यून सिस्टम तैयार हुआ है। सीरो सर्वे के मुताबिक इससे इन लोगों को तुरंत किसी भी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं होगी। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक्सपर्ट्स ने देश में 2 डोज के बीच के अंतर को कम करने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। अभी कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच 12 से 16 सप्ताह का अंतर रहता है। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा है कि रिपोर्ट को विचार के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपा जाएगा। सूत्र ने कहा है कि हम नियमित आधार पर डेटा की समीक्षा कर रहे हैं और हमने बड़े पैमाने पर उपलब्ध टीकाकरण के डेटा का भी अध्ययन किया है। कोई भी निर्णय वैज्ञानिक तथ्यों को देखकर ही लिया जाएगा। झुंझुनू के चौराड़ी आथुनी गांव में 12वीं क्लास के छात्र ने आत्महत्या कर ली। घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है। छात्र को जहर खाने के बाद गंभीर हालत में झुंझुनू के सुमन अस्पताल में लाया गया। इलाज के दौरान रविवार सुबह उसकी मौत हो गई। उसका नाम अंकित कुमार है। अंकित ने मरने से पहले मोबाइल में बयान रिकॉर्ड किया है। अंकित ने मरने से पहले दिए बयान में बताया कि बागरा के आदर्श पब्लिक स्कूल के संचालक सुभाष और साइंस पढ़ाने वाले टीचर द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। छात्र के परिजनों को झूठी शिकायतें स्कूल के द्वारा दी जा रही थी। हालांकि यह पता नहीं चल सका है कि टीचर छात्र की किस तरह की शिकायतें करते थे। बयान में उसने भाकरा के आदर्श पब्लिक स्कूल के संचालक सुभाष और स्कूल शिक्षकों द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। छात्र के परिजनों ने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं दी है। रिपोर्ट मिलने के बाद मुकुंदगढ़ थाना पुलिस मामले की जांच करेगी। अंकित कुमार के मामा ने बताया कि शनिवार दोपहर 1 बजे अंकित घर से चला गया था। काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। शाम 6:30 बजे बदहवास हालत में घर आया। परिजनों को बताया गया कि उसने जहर खा लिया है। परिजन तुरंत अंकित को पास के ही स्थित सुमन हॉस्पिटल लेकर गए। चिकित्सकों ने अंकित का इलाज किया। रविवार सुबह 4 बजे अंकित ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। परिजनों ने अंकित के शव का पोस्टमार्टम झुंझुनू के BDK अस्पताल में करवाया। आज शाम अंकित का दाह संस्कार भी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।